मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम एक विचार करेंगे एक स्त्री जातक की कुंडली पर। क्या कहती है उसकी कुंडली, आइए विचार करते हैं। जातिका का जन्म 9 अक्टूबर 1995 दोपहर को 12:03 पर कृष्ण पक्ष एकम रेवती नक्षत्र चरण 4 सोमवार को हुआ। दर्शकों, रेवती चरण 4 अपने आप में गंडमूल नक्षत्र है और चरण 4 का प्रभाव इस प्रकार होता है कि हमारा शास्त्र, हमारे ज्योतिष विद्वान बताते हैं कि उसको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यह गंडमूल नक्षत्र माना गया है। दर्शकों, जन्म के समय पर धनु लगन अपने 4 अंश 40 मिनट लेकर के उदय हो रहा था, तो लगन के स्थान पर धनु राशि का लगन बना। द्वितीय स्थान पर मकर राशि, तृतीय स्थान पर कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि 25 डिग्री लेकर के विराजमान है और चतुर्थ स्थान पर मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में मेष राशि में केतु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। छठे भाव में वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में मिथुन राशि की रचना बनी, अष्टम भाव में कर्क राशि, तो नवम भाव में सिंह राशि की रचना बनी। दसम भाव में कन्या राशि। कन्या राशि में बुध अपनी राशि में उच्च राशि में माना जाता है, 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। और साथ में सूर्य नवम भाव का स्वामी है, सूर्य भाग्येश है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, 21 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में, और बुध को अस्त कर रहा है। जातका की कुंडली में बुध अस्त है। एकादश भाव में तुला राशि। तुला राशि में शुक्र 4 डिग्री 53 लेकर के विराजमान है, राहु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है, और मंगल 27 डिग्री लेकर के 59 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में लग्नेश गुरु 17 डिग्री लेकर के 59 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष का सिद्धांत है, किसी भी कुंडली में सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखना चाहिए। लगन धनु, धनु लगन का स्वामी गुरु त्रिक भाव में द्वादश भाव में है, प्रबल पितृदोष माना जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों के थोड़ा थोड़ा प्रभाव पर। सूर्य नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है। नवम भाव त्रिकोण भाव है और दसम भाव केंद्र भाव है। ज्योतिष में त्रिकोण भाव को लक्ष्मी कहा गया है और केंद्र भाव को विष्णु माना गया है, तो यह अपने आप में राजयोग माना जाता है। और वैसे भी दसम भाव में सूर्य राजसत्ता का कारक माना जाता है, प्रशासन का कारक माना जाता है। दसम भाव में सूर्य है, पिता द्वारा सहयोग मिलने का योग होता है। व्यवसाय में उन्नति, भाग्यशाली माना जाता है। धर्म का पालन करने वाली माने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास है और माता भूमि का सुख अच्छा मिलता है, क्योंकि सूर्य भाग्येश है और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 19 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में, साथ में केतु है। चंद्रमा केतु, दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि सूर्य के साथ केतु और चंद्रमा के साथ केतु होता है तो वह कुंडली शापित मानी जाती है। चंद्रमा वैसे ही कमजोर है, मृत अवस्था में है। शुक्ल कृष्ण पक्ष एकम का चंद्रमा बलवान माना जाता है, परंतु अंशों में 29 डिग्री है और केतु साथ में है। केतु की 3 डिग्री है, चंद्रमा और केतु का कुछ भी फर्क नहीं है, तो यह कुंडली शापित मानी जाती है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मानसिक बल कमजोर करता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, और एकादश भाव में मंगल चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है। धन की कोई कमी नहीं आती। पंचमेश एकादश भाव में है, आमदनी का अच्छा होगा और अपनी राशि को देख रहा। जरूरी बात है, संतान और शिक्षा में अच्छे रहेंगे, धन की कमी नहीं, शिक्षा संतान का पक्ष अच्छा रहेगा। अष्टम दृष्टि से मंगल छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर भावी बना रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। इस कुंडली में बुध सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। बुध अस्त है। बुध अस्त है, बुध सप्तम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में, दसम भाव में। दर्शकों, इस कुंडली में एक योग जो कि ज्योतिष शास्त्र बताता है कि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो, सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो
और दसम भाव में नवेश और दशमेश हो। ऐसी स्थिति वैदिक ज्योतिष में श्रीनाथ योग बनाती है। श्रीनाथ योग की परिभाषा यही है कि सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो और पंचमेश और नवमेश और दशमेश भी दसम भाव में हो। दर्शकों, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी केवल बुध ही हो सकता है जो उच्च राशि में होता है। यह योग केवल धनु लग्न में बनता है, परंतु बुध के साथ एक ये परेशानी आती है कि बुध लगभग सूर्य के आगे पीछे रहता है, तो अस्त होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे भाग्यशाली योग होते हैं जिनका कि बुध यहां पर अस्त ना हो, तो अपने आप में वह योग बनता है। श्रीनाथ योग में ऐसा माना गया है कि देवराज इंद्र की तरह वैभवशाली होता है। देवराज इंद्र देवताओं के राजा है, अप्सराओं उसके आगे पीछे घूमती हैं, तो श्रीनाथ योग को देवराज इंद्र के साथ उपमा की गई है, लेकिन यहां पर विफल हो रहा है क्योंकि बुध अस्त है। दर्शकों, अब बात करते हैं गुरु की। गुरु लग्नेश है, गुरु द्वादश भाव में है। पितृदोष मैंने पहले ही बता दिया। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। माता मकान का सुख आदि उसको अच्छी तरह से मिलेगा, खर्च ज्यादा होंगे, बाहर का सुख अच्छा होगा। छठे भाव पर बुद्धि से अपने शत्रुओं पर भागीदार रहेगा और नवम दृष्टि से एक उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। आयु की वृद्धि होगी, ऐसा माना जाता है। शुक्र गुरु की इस प्रकार की स्थिति बताती है कि ऐसा जातक हो या जातिका हो, वो शानदार ढंग से जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन शानदार अच्छी तरह से जीवन व्यतीत होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र छठे भाव का स्वामी है, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है। धनु लगन के लिए शुक्र परम पापी माना गया है। शुक्र अपनी राशि में है, आमदनी दे रहा है। शुक्र कोई भी कुंडली हो, चाहे स्त्री जातक की हो या पुरुष जातक की हो, जिसका शुक्र बिगड़ा रहता है उसका जीवन अनर्थ होता है। शुक्र दाम्पत्य सुख का देने वाला होता है। शुक्र अपनी राशि में है, आमदनी दे रहा है। शुक्र के साथ राहु भी है और आगे मंगल भी है। कहीं ना कहीं शुक्र के आगे पीछे पाप ग्रह का होना तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी का वातावरण बनता है। और शुक्र से द्वादश सूर्य है, यह भी अशुभ माना जाता है। तो यह शुक्र का प्रभाव जातका को चतुराई देता है और विशेष लाभ अपनी चतुराई से कमाने वाली जातिका होती है। बात करते हैं शनि की। शनि द्वितीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी अपनी राशि में है, पराक्रम भाव में है। ऐसी जातिका या जातक बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही साहस, परिश्रम और साहस की कोई कमी नहीं। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है। अपने परिश्रम से अपने भाव को उज्जवल करने की कोशिश करता है। जातिका को अथक परिश्रम करना पड़ता है। अधिक परिश्रम करने के बाद जातक कुछ आमदनी के सोर्सेज बना पाती है। अथक परिश्रम और अतिक साहस जातिका में देखा गया है। लेखन शक्ति तो अपने आप ही अधिक हो जाती है। शनि तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है क्योंकि मेष राशि है। कहीं ना कहीं संतान और शिक्षा में व्यवधान तो आते हैं, परंतु व्यवधान के विरुद्ध जातिका की शिक्षा पार हो जाती है। साहस और शिक्षा के संतान में प्रॉब्लम आते हुए, रुकावटें भी आते हुए, वह अपने परिश्रम और भाग्य की उन्नति करके विजय प्राप्त कर लेती है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेती है। बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। राहु की पंचम दृष्टि शनि पर है। राहु के अंश कमजोर है, शनि पर कोई प्रभाव नहीं है। राहु की केवल नवम दृष्टि शादी के लिए थोड़ी सी देरी कर सकती है और कोई राहु का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। वह चतुराई से अपनी आमदनी की वृद्धि करता है और विवाह में थोड़ी सी परेशानी है। जातिका की शादी हो चुकी है, वो परेशानी जो भी कोई हुई होगी वो टल चुकी, इसमें कोई बात नहीं। बात करते हैं केतु। केतु पंचम भाव में है। विद्या संतान में लिटिल बिट परेशानी दे सकता है। नवम दृष्टि से लगन पर है। दिमाग में चिंता, अस्थिर दिमाग हो सकता है। दर्शकों, मैंने यहां पर इस जातिका के सभी नवग्रहों पर थोड़ा थोड़ा सा प्रभाव आपको बताया। प्रभाव तो गहराई से जाए तो बहुत है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। वीडियो में इतना करना असंभव वाली बात है। अब बात करते हैं योग की। बुध
यहाँ पर अशुभ, बुध यहाँ पर शुभ है, उच्च दृष्टि में है, लेकिन अस्त होने की वजह से व्यवसाय में परेशानी आ गई। सूर्य नवम भाव का स्वामी दशम में है। सूर्य राजसत्ता का कारक है, लेकिन राजसत्ता में भी ग्रहों की जो महादशाएं होती है उसके ऊपर अनुभव, उसके ऊपर आधारशिला रखी जाती है। शुक्र की महादशा 17 जनवरी 2004 से शुरू हुई, जो कि 17 जनवरी 2024 कर होगी, क्योंकि शुक्र जातिका के लिए अकारक है। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा 17 नवंबर 2022 से और 17 जनवरी 2024 तक रहेगी, जो कि अशुभ दशा है। जातिका की शुभ दशा आने वाली है, जो कि सूर्य की 17 जनवरी 2024 से और 16 जनवरी 2030 तक 6 वर्ष की सूर्य की महादशा आएगी। तो जातिका उसमें कुछ आगे तरक्की कर सकती है, अपने व्यवसाय में आगे सम्मान प्राप्ति कर सकती है। फिलहाल तो जातिका एक दांतों के डॉक्टर होते हुए दूसरे डॉक्टर के पास केवल मात्र 30-35 हजार में एक नौकरी करती है। आप अंदाजा लगाइए डॉक्टरी में कितना पैसा खर्च होता है, और इतनी बड़ी करने के बाद सिर्फ 30-35 हजार की महीना की नौकरी, तो उससे क्या होता है, छोटी मोटी दुकानें, क्लिनिक पर करने के वो कारण है श्रीनाथ योग विफल हो रहा है। अगर जातिका को ये श्रीनाथ योग को कामयाब बनाना है तो जातिका को सूर्य को विधिवत अर्घ देना पड़ेगा, बुध को बचाव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दर्शकों, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं कि बुध अस्त हुआ तो क्यों? बुध के 3 ही कारण अस्त के। बुध कुल देवता का कारक है, बुध भुआ बहन का कारक है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में इनके या परिवार के जन्म कर्म ऐसे रहे कि पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार बुध अस्त हुआ। वैसे इस श्रीनाथ योग को जिसको भलपूर होगा, मैं उस आदमी को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि बुध ही ऐसा है जो सप्तमेश बन के उच्च राशि में होता है और नौवें सूर्य होता है। क्योंकि आमतौर पर बुध की अधिकतर कुंडलियां ऐसी देखने को मिलती हैं, एक अस्त मिलता है। वो बात जातक भाग्यशाली होगा जो इस तरह से धनु लगन में बुध यहाँ पर अच्छा बुद्धादित्य योग भी सफल होगा और श्रीनाथ योग भी सफल होगा। इस तरह से जातिका का श्रीनाथ योग विफल हो रहा है। जातिका अपने अथक परिश्रम और अपने प्रयास से भाग्य की ऊंची करके सूर्य के द्वारा कुछ ना कुछ आमदनी मिल रही है, कुछ ना कुछ व्यवसाय में उसको गुजारे लायक मिल रही है। दर्शकों, कई बार दर्शकों के पॉइंट आए हैं, कमेंट्स आए कि गुरुजी कुछ ऐसा साधन बताइए कि जो पितृदोष जो निवारण है, नारायण बलि के अलावा भी क्या किसी प्रकार किया जा सकता है? दर्शकों, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। आपको भोलेनाथ को पकड़ना होगा, हर सोमवार को भोलेनाथ पर जल अभिषेक करना पड़ेगा, या जो ग्रह जो आपका पितृदोष का कारक बन रहा है उसके संबंधित ग्रह बुध है या गुरु है या शुक्र है, तो उसी वार को भोलेनाथ की सेवा करनी पड़ेगी, होगा। अगर वो भी नहीं होता है, दर्शकों एक अचूक उपाय मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। हर एक मावस को 7 जनेऊ, 7 चक्कर में, एक चक्कर में एक जनेऊ पीपल को चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए पीपल की परिक्रमा देनी होगी, और उस परिक्रमा में अपने पूर्वजनों के लिए, अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित भी भगवान से प्रार्थना करनी होगी, ताकि वो आपके पितृदोष का निवारण करे और आपको शुभ कामनाएं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपको अच्छा रास्ता दिखाए। ये भी किया जा सकता है। परंतु दर्शकों, आजकल के व्यस्त जनों में ये इसको तो एक टेबलेट समझा जाता है, लोगों को तो इंजेक्शन चाहिए। जो मर्जी है आपकी कर लो, लेकिन आपका पितृदोष भोलेनाथ को भी पकड़ने से, भोलेनाथ की पकड़ने का मतलब भोलेनाथ की प्रार्थना से और विष्णु भगवान की प्रार्थना से अमावस्या के दिन पीपल को इस प्रकार से जल देने से भी पितृदोष निकल सकता है। दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपका जो मार्गदर्शन किया, अगर आप समझते हो कि आपका मार्गदर्शन हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि आपका अच्छा मार्गदर्शन हो। मैं हमेशा आपके पास वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। दर्शकों, जिस किसी जातक ने कुछ पत्रिका लिखानी है, ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिका लिखी जाती हैं। ऋषि ज्योतिष से कन्या जातक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क या अभिभावक के रास्ता के लिए भेजी जाती है। ऋषि ज्योतिष द्वारा
काल सदोष पितृ दोष की पूजाएं मां नर्मदे के तट पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नर्मदे हर जिसको भी कोई इच्छुक कराना चाहता है ऋषि ज्योति से संपर्क कर सकता है। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सूझबूझ से कारत्व को ना छोड़ें। जो भी ग्रह का कारत्व है वो कर्म आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।